तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो सैलूट स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 339 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को नानसान का लोकेशन मिल चुका होता है, और जब नानसान को लू फेंग के बारे में पता चलता है तो उसकी हालत मानो इतनी खराब हो चुकी होती कि अगर यहाँ पे उस सेक्टर और 3 का बंदा न होता तो सदमे से ही मारा जाता। या फिर हमें सीन चेंज कर उन दोनों अंडाई को दिखाया जाता जहाँ पे वो आर्मी सुफेन और बोए को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब लू फेंग स्माइल करता और कहता है मेरा नाम यांग है। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने नाम को मैडमैन की जगह यांग रख लिया होता है, और लू फेंग ने अपने रियल नाम को भी छुपाया होता है। अब यांग इसी नाम से आगे लू फेंग कंटिन्यू करने वाला है। अब दोनों अंडरस्टैंडिंग लू फेंग के यांग नाम को याद रखते हैं। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने नेचुरली इन दोनों से कनेक्शन बना लिया है, और जब वो उस पिछले वाले ग्रुप से मिला था तो वहाँ पर भी टाइवू, डेमन लेडी और उसके कमरेड्स लाइफ और डेथ में उसके साथ बन चुके थे, और उसका नाम मैडमैन कहते थे। और यहाँ पर लू फेंग ने अपना मैडमैन नाम उस वक्त बनाया था जबकि वो जीनियस बैटल कर रहा था, और ये निकनेम बहुत ही कॉमन है, इसलिए कोई भी लू फेंग की आइडेंटिटी को नहीं देख सकता है। यहाँ पे सू फेंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं यांग, यहाँ पे जो कमोशन हुआ हमारे बैटल में वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स आ रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे इस बैटल से जाना होगा। अब बोए भी कहता है हम चलो तुम मेरे साथ आओ, तो लू फेंग भी हामी भर देता और कहता है ठीक है। अब यहाँ पे लू फेंग को नानसान को मारना था, नहीं तो यहाँ पे लू फेंग इन सबके साथ नहीं रुकने वाला था। अब यहाँ पे दोनों अंडाइंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक पाइनिकल जनरल को मारना जो भी अंडाइंग है वो भी सेक्टर लेवल में, ऐसा लगता है कि तुम्हारी लॉ कॉम्प्रिहेंशन लेवल एटलीस्ट ऑफिसर लेवल पाइनिकल की है। और यहाँ पे जब कोई भी बंदा ऐसे में अंडाइंग बनता है तो डेफिनेटली एम्पायर आराम से बन सकता है। यहाँ पे इस बैंक के साथ रहना ये हमारे लिए भी हॉनर की बात होगी। अब वो अपने हाथों को वेव करता है, वहाँ पे अपने साथ में एक 300 मीटर डायमीटर का शिप ले आता है, और इसमें सब लोग आ चुके होते हैं, वहाँ से वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं। अब तभी हमें दिखाया जाता है नानसान को जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। वहाँ पे वो बंदे कहते हैं कि फेब्रर आके तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी करो अंदर आ जाओ। तो नानसान अपने सदमे से उठता है और वो भी उन सबके साथ चल पड़ता है। वो यहाँ पे लू फेंग की तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे दोनों आई कांटेक्ट भी बनाते हैं, जिसकी वजह से नानसान तो कांप जाता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग के अंदर बीस्ट गॉड प्रेशर होता है, जिसकी मदद से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कांपने लगती है। अब नानसान भी उसके अंदर शिप में आ जाता है। सीन चेंज कर उसी शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे 200 मीटर का 3 केबिन्स होता है, और ये तीनों अलग अलग लेवल्स के सोल्जर्स के लिए होता है। यहाँ पे डोमेन लॉर्ड्स, यूनिवर्सल लेवल, सेक्टर लॉर्ड्स के होते हैं। अब यहाँ पे हमें इन केबिन में दिखाया जाता है जहाँ पे नानसान मिडल केबिन में बैठा हुआ था, और वो कॉर्नर में बैठा हुआ था अपने सर को पकड़े हुए। अब वो यहाँ पे लू फेंग को जान चुका था कि वो यहाँ पे आ चुका है, और वो कहता है कि मुझे शांत रहना होगा, मुझे कैसे भी करके शांत रहना होगा। उसने 4000 सालों तक इसी डर में अपनी जिंदगी बिता दी कि लू फेंग से वो रिवेंज ले सके, लेकिन यहाँ पे वो तो लू फेंग के सामने ही आ चुका है, और वो कहता है कि इन 4000 सालों में उसकी लेवल और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है, और यहाँ पर डेफिनेटली वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग की पोजीशन का अंदाजा उसको भी नहीं होता है, उसे बस लग रहा होगा कि ये वर्चुअल यूनिवर्स ने कुछ अच्छा खासा पहचान बनाया होगा। अब यहाँ पे वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मेरे रिवेंज का जितना भी चांसेज होंगे वो 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे दूसरे रेसेस के साथ रह के रिवेंज ले पाना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब पहले तो उसको मारने के लिए उस ह्यूमंस को इमीडिएटली मारना पड़ता है, और सेकेंडली यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं होगा। अब यहाँ पे उन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है, और क्या था कि क्या मुझे अपने आर्मी को लेकर लू फेंग पे अटैक करना चाहिए या फिर पीछे से उस पर अटैक करना चाहिए, वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे रिवेंज लेने की मेरी सक्सेस रेट वो 0.00001% थी, जहाँ पे उसकी जान भी जा सकती है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ। और नानसान कहता है कि मुझे कैसे भी अपने आप को बचाने के लिए सोचना पड़ेगा, और वो सोचता है कि हाँ ये सही है। और उसे याद आता है कि आर्मी के रूल के कारण यहाँ पे आउटर जेस वॉर में कोई भी अपने एलाइज को नहीं मार सकता है। अगर यहाँ पे जिसने भी उसको मारने की कोशिश की उसे गद्दार माना जाएगा और उसे वहीं पे मार दिया जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि जब तक मैं आर्मी हूँ और यहाँ पे जितने भी
काउंटलेस पीपल में चारों तरफ है, लूफे मुझे नहीं मार सकता है। और वो इन्हीं सब के बारे में सोचता और कहता है कि मैं अभी यहाँ पे आर्मी में ही रहने वाला हूँ। अगर मैंने आर्मी को छोड़ा और मैं अकेले गया तो उसके पास कई सारे मेथड्स है, वो ऑटोमन पपेट से भी मुझे मार सकता है। अगर उसने अपने ऑटोमन पपेट्स का यूज किया तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि इसे लू फेंग नहीं मारा फिर किसी और ने। अब यहाँ पे हमें नालांसन इन सब के बारे में सोच रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होती है और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं होगा अगर यहाँ पे वो मुझे मारने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। अब तभी वहाँ पे हमें अनडाइंग लिविंग बीइंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं फिफ्थ ब्रदर, ये मिस्टीरियस सेक्टर लॉर्ड्स का बंदा बहुत ही पावरफुल है, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, इसकी बैकग्राउंड भी बड़ी होगी। अब यहाँ पे नालांसन हंसते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये पावरफुल है। और फिर हमें सीन चेंज कर शिप के कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोए सुफेन वो दोनों अनडाइंग जनरल लू फेंग के पास आए हुए होते हैं और उन्होंने लू फेंग के लिए बैंक्वेट का भी इंतजाम किया होता है। अब यहाँ पे सुफेन अपने वाइन के ग्लास को उठाता और कहता है यांग अगर तुम यहाँ पे ना होते तो यहाँ पे हम दोनों भाई मारे जाते, यहाँ पे हम तुम्हारे एहसान को जरूर याद रखेंगे। चलो यहाँ पे आओ, मेरे पास ये हुआ वाइन है, इसको पीते हैं। अभी कैंप के द्वारा हमने एक्सचेंज किया है, ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है। अब लू फेंग भी उस वाइन को पीता है और नेचुरली लू फेंग को अपने पूरी बॉडी में कंफर्टेबल महसूस होता है। लू फेंग कहता है इतना भी बुरा नहीं है। अब वो भी हंसते हुए कहता है कि इतने क्राइसिस के समय में हमें तुमसे मिले, यहाँ पे हमें लगता है कि हम पे ब्लेस हुआ है। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि हम लोग तो एलाइज है और नेचुरली ये है कि मैं तुम सबका हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प करने का लू फेंग का तो एक रीजन था कि वो एलाइज थे और ह्यूमंस भी थे और इसी कारण यहाँ पे उसको बचाए। और यहाँ पर तो लू फेंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था नालांसान का, वो टारगेट था, इसलिए लू फेंग उसके पास बचाने गया, नहीं तो हो सकता कि लू फेंग उन सबको छोड़कर आगे चल जाता। यहाँ पे लू फेंग को पता था आर्मी के सिस्टम के बारे में, इसलिए वो ऐसा उसको अभी नहीं मारना चाहता है। लेकिन लू फेंग सोचता है कि वो फिर भी मरेगा और लू फेंग गारंटी देता है कि नालांसान ने जो किए हैं उसका उसके तो भुगतान भरना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे तुम आर्मी में जाओगे या फिर अकेले ही क्यों ना जाओ, मेरे पास कई सारे रास्ते होंगे जिससे मैं तुम्हें मार पाऊंगा। और लू फेंग बहुत ही रिलैक्स था, वो अभी आर्मी के सिस्टम में जानता था। अब यहाँ पे वो जानता था कि आर्मी एक दूसरे से क्लैश करने जरूर जाएगी और इस केओस के माहौल में यहाँ पे नेचुरल लू फेंग के पास तरीका आ जाएगा नालांसान को मारने के लिए। अब नालांसान आर्मी में भी रहेगा तो मारा जाएगा और आर्मी से बाहर भी जाएगा तो नेचुरली लू फेंग के हाथों से वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा। यहाँ पे नालांसान अभी भी सोच रहा था कि आर्मी में रह के वो सेफ है, लेकिन लू फेंग तो उसे मार कहीं रहेगा। यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता और कहता है सन फैन बॉय, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो दोनों अनडाइन कहते बोलो। तो यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि मैं बस यांजी कॉन्टिनेंट में आया हूँ और ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे कई सारे लार्जर फ्रैगमेंट्स भी मौजूद है। तो यहाँ पे सुफेन स्माइल करते हुए बोलता है कि इस स्पेस मैप के अनुसार इस कॉन्टिनेंट के नंबर 9 है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे कॉन्टिनेंट दूसरे रेसेस के भी है जहाँ पे काउंटलेस ईयर्स से इनमें फाइट होती रही है। अब उन्हीं में से एक फ्रैगमेंट्स बचा जिसे हम आइलैंड कहते हैं। तो लू फेंग शॉक होकर कहता कि क्या आइलैंड? अब देखा जाए एक कॉन्टिनेंट तो सूरज से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और इसी को आइलैंड कहा जाता है। अब सुफेन स्माइल करते हुए कहता हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे मेन कॉन्टिनेंट के अलावा यहाँ पे कई सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसको आइलैंड कहते हैं और मेन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनमें कई सारे पावरफुल वॉरियर्स होते हैं जो कि मेनली ऑफिसर लेवल अनडाइंग होते हैं और कुछ तो एम्पायर लेवल अनडाइंग भी होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी स्ट्रॉन्गर बंदे होते हैं वो आइलैंड पे रहा करते हैं और ये फॉग आइलैंड उस पूरे के पूरे आइलैंड से भरा होता है जिसमें कई सारे रेसेस रहा करते हैं, लेकिन वहाँ पे मोस्टली जनरल लेवल के तुम्हें अनडाइंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग और थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आइलैंड फॉग इसी के बारे में कहा जाता है क्योंकि यहाँ के सारे के एरिया को मिलाकर यहाँ उससे ज्यादा पावर होता है। अब लू फेंग अपनी वाइन को नीचे रखता है और कहता है कि वहाँ पे कम से कम 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग होंगे और वो कहता है कि मैं यहाँ पे अभी तक किसी भी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग से नहीं लड़ा हूँ, लेकिन जबकि मैं आउटर रेंज वॉर में आ चुका हूँ तो ये मौका बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब अनडाइंग जनरल सुफेन कहता है कि यहाँ पे तुम्हें कॉशियस रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ पे बड़े ही आराम से मारे जा सकते हो अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो। और फिर वो आगे कहते हैं पाइनिकल जनरल और कंपेयर किया जाए ऑफिशियल में तो तुम्हें इसके बीच का डिफरेंस छोटा नजर आता होगा, लेकिन इनके बीच का जो एबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है। लगभग इनके स्टूडेंट की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम
टाइम ज़्यादा होता है। जैसे कि उनके स्ट्रेंथ को देख लो, उनके बीच का स्ट्रेंथ थोड़ा सा तुम्हें कम लगेगा, लेकिन उनके डिफरेंस तो मेन चीज़ है जो कि अनडाइंग बॉडी होती है। और जिसके पास अनडाइंग बॉडी होती है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उन सबको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब कोई अपनी अनडाइंग बॉडी आ जाती है तो उसको हरा पाना वहाँ पे उसको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा हार्ड हो जाता है। यहाँ पे वो आगे क्या आती है, जैसे बोए और मेरी देखो स्ट्रेंथ वो ऑफिशियल लेवल के बहुत ही क्लोज है। अगर यहाँ पे हम लोग अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय भी कर दे तो हमें यहाँ पे कंप्लीटली अपने ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को डिस्ट्रॉय करना होगा। और यहाँ पे लेकिन फिर भी हम अपने बॉडी को फिर से रिगेन कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के, लेकिन हमारा सेल्फ डिस्ट्रॉय यहाँ पर एनिमी को हार्म नहीं कर सकता है। आखिर इस बैटल का पॉइंट ही कहाँ रहा। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल किसी अनडाइंग से मिले तो एक ही रास्ता होगा, भागो। अब अनडाइंग जो ना सही रहता है और वो भी कहता है कि जिसके पास अनडाइंग बॉडी होती है, यहाँ तक कि वो अपने बॉडी को थाउजेंड ऑफ टाइम्स तक क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दो, वो फिर भी अनडैमेज रहेगा जब तक कि उसकी अनडाइंग बॉडी एक ट्रू इटर्नल ना हो। वहाँ पे वो एक कैनन फोल्डर नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब फाइनली बॉय उसे कहता है कि चलो इन सारे मैटर के बारे में नहीं बात करते हैं यांग, तुम तो अभी ही फॉग आइलैंड पे आए हो और तुमने अभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हो। आखिर तुम्हारा कैसा रहेगा कि तुम हम सबको फॉलो करो। तो यहाँ पे सुफैन भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम हम सबके साथ रहकर तुम इस बैटल के एटमॉस्फेयर के बारे में जान जाओगे। और लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है और कहता है कि चलो मुझे लगता है तुम दोनों को परेशान करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग का कहने का मतलब था कि हाँ मैं तुम सबके टीम के साथ रहने वाला हूँ। यहाँ पे लू फेंग का एक ही पॉइंट था कि लू फेंग नालान सान को मार देता और यहीं पे उसका बैटल प्लान भी होता है कि जैसे भी कोई बैटल होगा वहाँ पे उसको मार देगा। एक और चीज थी, लू फेंग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल सकती थी। और अब फिर आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे सिर्फ फ्लाई कर रहा होता है और वो अभी माउंटेन रेंज में आ चुका होता है। चारों तरफ बादलें होती हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा फॉग आइलैंड होता है जो कि आइलैंड ठीक फॉग से कवर अप होता है जिसका भाग 1/3 होता है। और तभी वहाँ पे जितने भी सेक्टर और उसके बंदे होते वो कहते हैं कि फाइनली हम लोग वापस आ गए, हम लोग सरवाइव कर चुके हैं। अब नालान सान भी उन सारे सोल्जर्स के फॉलो करते हुए अपने कैंप की ओर जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें कि बड़ा सा लार्ज बेस होता है। अब यहाँ पे नालान सान लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि जबकि लू फेंग आर्मी को ज्वाइन कर चुका है तो ऐसा लगता है कि वो मुझे सच में मरा हुआ देखना चाहता है। लगता है कि मुझे बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने आर्मी में रह के मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें इसके कंसिक्वेंस को भी भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे वही सारी बातों को सोच रहे होते हैं और अब पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रुका होता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि यांग हम लोग 15 दिन तक रुकने वाले, फिर से हम अपने नेक्स्ट एक्सपेडिशन पे जाएंगे। अब लू फेंग अपने इंफॉर्मेशन को वर्चुअल नेटवर्क से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है जहाँ पे यांग जी मेन कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फॉग आइलैंड से ज़्यादा अवेलेबल था। अब लू फेंग बैठता है और डिटेल इंफॉर्मेशन 12 ऑफिशियल और फॉग आइलैंड के बारे में देखता है जहाँ पे पिक्चर और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। अब लू फेंग उस पिक्चर की तरफ देखता है, कहता है डेमन रेस, निकनेम व्हील स्नेक, ये तो 18 रॉयल ब्लड लाइन्स के डेमन रेस में से आते हैं जो कि व्हील ऑक्ट आई स्नेक है और लगता है कि ये वही रेसेस है जिससे कि मेरा सामना हुआ था। अब लू फेंग उन्हीं सब के बारे में देखता है और आगे एक और के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो कि बग क्लैन से बिलोंग करती है। उसका निकनेम बोल्डर होता है जो कि उन्हीं सब रॉक लाइफ फॉर्म से बिलोंग करता है। अब वहाँ पे लू फेंग आगे देखता है तो एक ऑटोमन एलान जिसका निकनेम ब्लैड फ्लेश होता है। अब लू फेंग ऐसे सबके इंफॉर्मेशन देखने लगता है जितने भी ऑफिशियल लेवल एंडाइंग जिनमें से ब्लैक मेज, निकनेम नाइटमेयर ये सब होते हैं और उनमें से कई सारे ऑटोमन रेस, बग क्लैंस और ह्यूमन से भी मौजूद होते हैं। ऑटोमन में से 2, डेमन रेस में से 3, बग क्लैन में से 4, ह्यूमंस में से 3 होते हैं। ये सभी 4 पाइनिकल रेसेस एलाय होते हैं जो कि यहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। अब पलक झपकते हैं यहाँ पे 15 दिन पास हो जाते हैं और जनरल सुफेन बॉय अपने आर्मी को लीड करके लू फेंग के साथ वो फॉग आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं अपने टारगेट को ढूंढने के लिए, ताकि वो जाके
अपने लिए भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट वहां से जमा कर सके। और लू फेंग भी नेचुरली उन सबको फॉलो कर रहा था ताकि वो वहां पे जाके नालानसन को वहीं पे मार सके। और लू फेंग तो अभी प्लानिंग भी की होती है। अब लू फेंग सैंडफू बॉय कंट्रोल रूम में स्टैंड आउट करते हैं। सुपर स्क्रीन तब देखता और कहता है कि हमने अपने टारगेट को डिस्कवर कर लिया है। और दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा स्केल बेंग होता है सामने, जो कि क्यूसी सोल्जर होता है। और सबको देखने पर उसे पता चलता है कि वहां पे टोटल 10,000 है, जो कि लिटिल स्केल बेंग होते हैं, जो कि फियर्सेस होते हैं। अब देखा जाए नॉर्मल डोमेन लॉर्ड्स, सेक्टर लॉर्ड्स, वो भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिफॉर्म हो सकते हैं। उनके पास भी स्कैनिंग डिवाइस है, लेकिन वो ह्यूमन जितनी इतनी भी एडवांस नहीं है। वहां पे उनके पास 12 अनडाइंग थे, जिनमें की 2 तो वही 12 ऑफिशियल लेवल लिस्ट में से नहीं थे, वो सिर्फ जनरल लेवल पे थे। अब सैंडफू बोइंग और लू फेंग की तरफ देखता और कहता कि क्या क्या हम उन पे अटैक कर सकते हैं। तो वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता हाँ। अब लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मैं तो आया हूँ पॉइंट्स को लेने के लिए, चलो चलते हैं। तो ये सुनकर कहता है ठीक है। वो कहता है सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारा टारगेट 4 मिनट में होने वाला है, सब लोग यहाँ पे तैयार हो जा। फिर सीन चेंज कर नालानसान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है सामने की कई सारे बंदे होते हैं जो कि फाइट करने थे। उन्हीं में से अब डोमेन लॉर्ड्स, यूनिवर्सल लेवल सेक्टर सभी रिप्लाई कर यस कैप्टन। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वो लोग बैटल के तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पे डिस्टेंस में भी टेरिफाइंग रिपल वहाँ पे चारों तरफ होने लगती, चारों तरफ रिपल्स होने लगती, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे बैटल ऑलरेडी चालू हो चुका था। अब नालानसान को दिखाया जाता है जहाँ पे मिड एयर में उसके पास 3 ह्यूमंस होते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्लेम्स में कवर होते हैं। उनमें से आइस कोल्ड एनर्जी होती है, जिनमें से एक बहुत बड़ा ऑरा होता है, जो कि अपने टेरिफाइंग गॉड प्रोडक्शन को यूज कर रहा था। और यहाँ पे ये लू फेंग ही था। अब यहाँ पे उनका सामना 2 अनडाइंग से होता है, और ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनके हर एक पंच से वहाँ के स्पेस भी टूट रही होती है, और काउंटलेस अगले स्केल वहाँ पे आ रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है जितने भी सोल्जर्स ह्यूमंस होते हैं, जितने भी डेमन सोल्जर्स होते हैं, वो सब अटैक कर देते हैं। और नालानसान को दिखाया जाता है जो कि एक्साइट हो जाता है इस बैटल से, और क्या आता है इस समय आ चुका है पॉइंट्स को लेने के लिए। और वो क्या आता है कि यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल में उसने ह्यूज एक्स डोजो के मेडल को लिया था, और उसे मारना बहुत ज्यादा पसंद था। और यहाँ पे वो लाइटनिंग जब फास्ट होके उस पे अटैक कर देता। अब दिखाया जाता है कि जिस पे वो अटैक करता है वो सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के वॉरियर होते हैं। मतलब ये कि नालानसान इतना गिर चुका है कि वो अपने लेवल के बंदे से फाइट ही नहीं करता, अपने लोअर लेवल बंदे से फाइट करता है। यहाँ पे वो आते हैं और वो नालानसान की तरफ बढ़ते हैं। अब नालानसान उसको देखता है और कहता है कि तुम लोग सुसाइड करना चाहते हो, और वो अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन से उन सबको काट के वहीं पे मार देता है, और चारों तरफ फ्लैश होने लगती है। अब यहाँ पे 2 किंग्स वॉरियर एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसके कारण सेक्टर और लेवल 9 किंग्स वॉरियर्स बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण नानसन को वहां से भागना पड़ जाता है, क्योंकि नानसन अभी सेक्टर और लेवल 3 का ही है, वो 9 के बंदे से नहीं फाइट कर सकता है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे काउंटलेस सेक्टर और स्पाइनिकल वॉरियर्स होते हैं, ध्यान से इस बंदे को मुझ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स से उनके बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो चुका था, और जब भी मुसीबत की घड़ी आती तो वो सेक्टर और स्पाइनिकल वॉरियर्स नालानसान की मदद करने आ जाते हैं। अब इस सीन को देखकर नालानसान भी खुशी हो रहा था, वो जानता था कि इनके रास्ते में कुछ भी नहीं होने वाला है, और सेक्टर और 3 से होके वो 9 से नहीं फाइट कर सकता है। अब तभी दिखाया जाता है कि वहाँ फिर से डोमेन लॉर्ड लेवल 9 पे वो अटैक कर देता है, और यहाँ पे फिर से वो एक कमजोर से बंदे को मारने पे लग जाता है। अब यहाँ पे नालानसान लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पे अभी लू फेंग अपने अनडाइंग प्लांट लाइफ फॉर्म को नहीं निकाल रहा है। और यहाँ पे वो देखता है कि लू फेंग कई सारे राउंड्स को उस स्केल अनडाइंग से फाइट कर रहा है, और इसी फाइट में लू फेंग बड़ी आसानी से एनिमी को हेवली इंजर्ड कर लेता है। लेकिन अभी तक लू फेंग कंप्लीटली जीता नहीं होता है। अगर लू फेंग अपने अनडाइंग प्लांट को निकालता तो आराम से जीत चुका होता, लेकिन यहाँ पे अगर अनडाइंग प्लांट के बिना देखा जाए तो लू फेंग को थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। अब नालानसान 19 साल कमजोर लोगों को मारने चला जाता है। अब इसी वक्त दिखाया जाता है पावरफुल फ्लैश 1000 ऑफ किलोमीटर से आता है, जो कि नालानसान के एरिया की तरफ बढ़ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वो लाइट जो आ रही होती है वो इंस्टेंटली उसके सर के आर पार हो जाती है, और वो देखता का देखता रह जाता है, और गुस्से में क्या था लू फेंग। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सारे क्यूसी वॉरियर्स के द्वारा सराउंड हुआ था, और वो यहाँ पे मारा जा चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग ने बहुत ही चालाकी से उसको मारा होता है, क्योंकि वो वीक के हाथों में गया होता है, उधर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। लू फेंग ने इसी मौके का फायदा होता है उसको मार दिया, उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोड कर गई। और वहाँ पे जितने भी किंग्सी वॉरियर्स होते हैं जो कि डोमेन लॉर्ड्स लेवल 9 के
होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में अटैक किया जाए तो सेक्टर और लेवल 3 को वो मार सकते हैं। और दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अभी भी अनडाइंग से फाइट कर रहा होता है और वो उसको मरता हुआ देखता है। और लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें अनडाइंग प्लांट के बिना नहीं मार सकता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग सामने वाले अनडाइंग की बात कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है वहाँ पे उन दोनों अनडाइंग बीइंग को, जो कहते हैं फिर ब्रदर कैप्टन। यहाँ पे सारी जितने भी बंदे होते हैं वो नलान सान को देखते हैं, जो कि मारे जा चुके होते हैं। अब वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं बास्टर तुम सब जाओ और मरो। वहाँ पे चारों तरफ अटैक करने लगते हैं, जो कि एक अनडाइंग की बैटल होती है। वहाँ पे रिपल जो नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड्स होते हैं उसी से मारे जाते हैं। और यहाँ पे उन्हें विश्वास नहीं होता है कि आखिर उन्होंने अपने भाई को कैसे खो दिया। और वहाँ पे जितने भी ह्यूमन सोल्जर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और ये जंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती है। अब नलान सान की जो डेथ होती है वो लू फेंग के कैलकुलेशन के हिसाब से होती है। अब किसी अनडाइंग फाइट स्पीड टूरर भी होता है, वो भी 9 ब्लेड्स को कंट्रोल कर सकता है। लू फेंग भी 9 ब्लेड्स को कंट्रोल कर सकता है। अब लू फेंग उसको अटैक को ब्लॉक कर रहा था और दोनों लड़ रहे होते हैं और किंगसू एक दूसरे से टकराते हैं। लू फेंग बीस्ट गॉड क्लाव का यूज करता है। अब ब्लेड यहाँ पे अटैक होता है और नेचुरली उन दोनों पे अटैक होता है। और लू फेंग ने अपने फ्रिज से बीस्ट गॉड प्रोडक्शन को निकाला होता है और बीस्ट गॉड प्रोडक्शन उसके क्लाव का अटैक होता है, जो कि हर एक एंगल से उस पर अटैक कर रहा होता है। लू फेंग उस पर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। और जबकि लू फेंग नलान सान को मार चुका होता है तो यहाँ पे अब लू फेंग इसको छोड़कर जाने वाला भी था। लू फेंग जानता था कि यहाँ पे आर्मी के सिस्टम में भी कई सारे लूप होल से इस बैटल के दौरान यहाँ पे काउंटलेस मेंबर्स होते हैं जो कि मारे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी इस पे ध्यान नहीं देगा। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा है। लू फेंग कहता है कि नलान सान ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरा खत्मा होने वाला है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन आज 4000 सालों बाद की ट्रेनिंग के बाद मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है और वो मेरे सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। उसको मारना बहुत ही आसान है, उसको मारना तो चींटी को मसलने के जैसा होता है। और लू फेंग सोचता है कि स्ट्रेंथ यही तो स्ट्रेंथ होती है। अब आउटर रिजेस वॉल एक लाइफ एंड डेथ ट्रेनिंग होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, ना कि किसी को एमलेसली मारने के लिए। लेकिन लू फेंग को तो पहले से दुश्मनी होता है। और लू फेंग कहता था मुझे एब्सोल्यूट वॉरियर बनना है ताकि मैं अपने वॉरियर्स और जितने भी फैमिलीज मेंबर से उन सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। ऐसा ना हो कि नलान सान जैसा हालत में फिर से हो जाए। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं कि आगे लू फेंग क्या करने वाला। जबकि लू फेंग ने नलान सान को मार दिया है, क्या लू फेंग अभी भी उस आर्मी रुकने वाला है या फिर लू फेंग मूव ऑन करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं।